एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समावेश भारत में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से दुनिया में चलने वाली विभिन्न घटनाओं के विषय में बात करते हैं। तो उन्हीं घटनाओं के विषय में बात करते हुए आज का वीडियो भी हमारा कुछ उसी से संबंधित रहेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मंगल कामनाएं हैं कि आप सभी का ये नव वर्ष खुशियों से भरा हुआ और सफलताओं से भरा हुआ हो। तो चलिए दोस्तों इन सभी मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश दुनिया में एक बार फिर से एक चिंता का विषय बन गया है और चिंता फिर से खड़ी हो गई है और उस चिंता का नाम है कोरोना। तो पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना नाम का हुआ फिर से फैलने लगा है। अभी हम इन सब परेशानियों से संभले ही थे कि फिर से वही सारी चिंताएं फिर से हमें घेरने लगी हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि चाइना में इस टाइम पे कोरोना का एक नया सब वेरिएंट फैला हुआ है। कोरोना के सब वेरिएंट BF7 ने चाइना में तबाही मचाई हुई है। सोशल मीडिया पूरी तरीके से फटा पड़ा हुआ है इन सब चीजों के बारे में। जहां भी आप देखें तो चाइना से आने वाली भयावह तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं, वीडियोस हमें दिखाई देते हैं। तो इन सब के बीच में सारी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया है। क्या फिर से कोरोना हम सबको फिर से अपनी बाहों में जकड़ लेगा? हमें फिर से वही चार दीवारियों वाली जिंदगी जीनी होगी? क्या फिर से ये सब कुछ होगा? तो ये सब परेशानियां हर तरफ फैली हुई हैं। इन्हीं में चाइना के अंदर जो परेशानियां हो रही हैं इसकी वजह से सभी देश परेशान हैं और सभी ने फिर से कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लागू करना चालू कर दिया है। भारत में भी चिंता का सबक बना हुआ है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से तबाह होने की कगार पे बैठी हुई है। इकोनॉमी की स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल है चाइना की। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और साथ ही साथ भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी परेशानियां आने लगी हैं। भारत भी परेशान है कि अगर ये वेरिएंट इंडिया में पहुंचता है तो उसका क्या न जाने क्या असर होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में भी सभी तरीके से रोक लगाने की कोशिश की गई है और जो बाहर के देशों से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है और रैंडम टेस्ट सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो अभी जो ये सब चीजें हो रही हैं इन्हीं सब के बीच में एक शब्द है जीनोम सीक्वेंसिंग और इस शब्द को बहुत ज्यादा ट्रेंड किया जा रहा है और ये शब्द जो है बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। तो लेकिन अब जब इस तरह की बातें जब हो रही हैं तो लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी भी है कि ये आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या। आप लोगों को बहुत ही सीधी और सरल भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है और ये कोरोना के मामले में किस तरीके से फायदेमंद हमारे लिए है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या है ये जीनोम सीक्वेंसिंग और इस जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या क्या होता है। सरल भाषा में अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल सी हम आम लोगों की समझने वाली भाषा में बात करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर, उसका टाइप, उसका एक तरीके से किस तरीके का वो दिखता है, इन सभी चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जीनोम सीक्वेंसिंग से एक तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोडाटा तैयार करते हैं। जिस तरीके से हमारे बायोडाटा में हमारी सारी जानकारी होती है, सिमिलरली अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सभी तरह की जानकारियां जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर होती हैं कि किस तरह के चेंजेस उसमें आ रहे हैं, किस तरह की उसका नेचर है और वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये सब चीजों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं बोले या सेल्स बोले, वो बनते हैं डीएनए और आरएनए से। इन डीएनए और आरएनए को ही हम जीनोम भी बोलते हैं। पर्टिकुलर कोशिका पर जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके डीएनए पे हम वर्क करने लगते हैं। तो उसी के अंदर हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग आती है। इसमें हम उस पर्टिकुलर जो हमारा कोशिका होती है या हम कहें सेल होता है तो उसके अंदर जो भी तरह की जो भी चेंजेस हैं, किस तरीके का उसका नेचर है, अगर हम कोई एक्सटर्नल चीज़ उस पर अप्लाई करते हैं तो उसमें किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं, ये सभी चीज़ें जानते हैं। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम वायरस और बैक्टीरिया की बात करें ये भी एक तरीके लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है।
जब हम किसी का सैंपल लेते हैं तो उसके साथ साथ वायरस भी आता है। अगर वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसके साथ वायरस भी आएगा, और उस वायरस के ऊपर भी हम सेम चीज की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो हम जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू डिफरेंट जो वायरसेस होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, उनके नेचर, उनके टाइप और उनका जो एक तरीके से बिहेवियर है उस पर स्टडी करते हैं, और उसके थ्रू हम अलग अलग तरीके की जो भी हमको जो रिजल्ट मिलते हैं उसके हिसाब से मेडिसिन तैयार करते हैं, या हम बताते हैं कि हमको किस तरीके से क्या क्या चीजों से बचना होगा, किन चीजों का असर इस पर्टिकुलर जो आपका वायरस है उस पर पड़ रहा है। इसी के साथ साथ हम विभिन्न इसके जो स्ट्रेन्स होते हैं, यानी कि कितना ये म्यूटेंट हो गया है, नए नए स्ट्रेन्स कितने बन गए हैं किसी पर्टिकुलर वायरस के, ये भी हमें पता चलता है। जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्रिएट करना या प्रिपेयर करना, उस फील्ड में इससे बहुत हेल्प मिलती है। यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्सनलाइज मेडिसिन अगर हम बनाते हैं या उसके लिए पर्सनलाइज कोई चीज़ बनाए तो उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत हेल्प करती है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसके अंदर कोई वायरस अगर इन्फेक्ट करता है उसे, तो हम उसका सेल सैंपल लेते हैं। सैंपल के अकॉर्डिंगली उसके पर्टिकुलर उसकी बॉडी पर, क्योंकि सेल उसकी बॉडी का है, तो उसकी बॉडी पर पड़ने वाले इफेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम उसके लिए मेडिसिन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू। साथ ही साथ कुछ कंफ्यूजन भी होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग, इन दोनों टर्म्स और इन दोनों के बीच में काफी कुछ हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या जीनोम सीक्वेंसिंग है और क्या डीएनए प्रोफाइलिंग है। दोनों ही पूरी तरीके से अलग अलग चीजें हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज को चेक करते हैं किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, या किसी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिमिलैरिटी होती है कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध बनता है, उसको हम स्टडी करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर। जैसे कि आपने हाल ही में कुछ समय पहले हुई राखी गढ़ी के एक्सकवेशन के बारे में सुना होगा। उसके अंदर हमें जो आज से हजारों साल पहले मिले हुए कुछ कंकालों का डीएनए सैंपलिंग की गई, और उस डीएनए सैंपलिंग के बाद, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग करने के बाद, उन सब की डीएनए प्रोफाइलिंग करने के बाद हमें आज का जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारे इंडियंस हैं, उससे उस डीएनए की मैचिंग की गई, तो हमें दोनों के ही डीएनए प्रोफाइल सेम मिले। तो ये चीजें हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर आती हैं, जिसके अंदर हम सिमिलैरिटीज को चेक करते हैं कि नहीं दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी अगर चेक हो रही है तो इसे हम कहते हैं कि ये डीएनए प्रोफाइलिंग है। अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर हम किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसका नेचर है, क्या उसका बिहेवियर है, किसी पर्टिकुलर चीज को अगर उसमें अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्या चेंजेस आएंगे, इन सब चीजों की स्टडी की जाती है। 2014 से पहले जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज रिसर्च पर्पसेस के लिए होता था, लेकिन 2014 के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज हम क्लिनिकल जो पर्पसेस होते हैं, यानी कि मेडिसिन को फाइंड करने के लिए और डिफरेंट वायरसेस के स्ट्रेन्स को जानने के लिए, उसके नेचर को जानने के लिए, उसके बिहेवियर को जानने के लिए भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज करने लगे हैं। तो दोस्तों, यह सब जानकारी थी जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। आशा है आप सभी को यह जानकारी काफी अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आई होगी। और अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया है और आपको पसंद भी आया है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी नए वीडियोस अलग अलग विषयों पर लाने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।